वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी फ्रेंड्स। मैं अमरजीत एक बार फिर से हाजिर हूँ विद सम स्विंग स्टॉक्स विच यू कैन कीप ऑन योर रेडार फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक और मंथ्स। आपको पता है हम हर वीडियो में अपना एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करते हैं सबसे पहले, जो कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था और उसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, जिसको हम रॉकेट स्टॉक करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो रॉकेट स्टॉक आज कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा रॉकेट स्टॉक है वो है स्पार्क क्या है? सन फार्मा का सब्सिडियरी है। सन फार्मा कंपनी जो है दवाइयां बनाती है, उसका ये सब्सिडियरी कंपनी है। और ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था अपने 25 ऑफ नवंबर की वीडियो में। ठीक है, उसके बाद से हमको क्या देखने को मिला, आइए एक बार देखते हैं। यहां पर जब क्लोजिंग हुई थी तब हमने ये स्टॉक अपने एनालिसिस में इसको शामिल किया था बेस्ड ऑन सर्टेन रीजंस। ठीक है, अभी वो रीजंस में हम जाएंगे तो काफी टाइम हमारा चला जाएगा। हमको देखना है कि उसके बाद से क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ये स्टॉक वहां से जहां से भी था ये ब्रेकआउट स्टॉक होगा, उसके बाद से ये स्टॉक में थोड़ा सा एक करेक्शन आया और वहां से जो ये उठा तो ये लगभग जहां से हमने बताया था वहां से अभी तक सबसे ऊपर गया है। इसका इसने हाई बनाया जब से हमारे वीडियोस में ये डिस्कस हुआ था, तब से 55% गया था। उसके बाद क्या देखने को मिला, उसके बाद इसमें एक एक्यूमुलेशन आया, री एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये बीच बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, फिर से मतलब कि यहाँ पे पोजीशन बनाए और हटाए जाते हैं। ठीक है, अब ये हमको देखने को मिल रहा है कि पिछले लगभग 3 महीनों से इसमें एक एक्यूमुलेशन चल रहा है, री एक्यूमुलेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को री एक्यूमुलेशन बोलते हैं। इस दौरान देखिए मतलब एक टाइट रेंज में है और तब तक आप देखिए कि इसका जो वॉल्यूम है इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा। ठीक है, और प्राइस भी किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, थोड़ा सा इसमें मतलब कि एक रिट्रेसमेंट आया है, उसके बाद से फिर ये प्राइस एक रेंज में आ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि दोबारा से ये यहां से नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा, जिस दिन भी ब्रेकआउट होगा इतनी ही तेजी से और भागेगा। ठीक है, इतनी तेजी से और ऊपर भागेगा। तो हम अभी मान के चलते हैं कि हमारा अभी 50% तक का अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए हमने इसको रॉकेट स्टॉक करके डिनोट किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें ऊपर जाने के बाद उसमें अभी एक करेक्शन आया है, रिट्रेसमेंट आया है, फिर ये ऊपर जाएगा तो बात बराबर है। ठीक है, तो 55%, इसलिए मैंने दोनों चीजें अलग अलग बता दी कि हमने 55% क्यों कंसिडर कर रहे हैं और 36% क्यों कर रहे हैं। तो ये अभी रिट्रेसमेंट होने के बाद जो भी अभी चल रहा है, कंसोलिडेशन फेजेस का चल रहा है, उसमें अगर हम इसको मेजर करेंगे तो 36% आ रहा है, इसलिए दोनों कंसिडर करके चल रहे हैं। तो दोनों ही मामले में है तो ये ऊपर। ठीक है, 36% भी बुरा नहीं है, 55% भी बुरा नहीं है। तो इसीलिए हम ये सब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं कि हम पोटेंशियल देखना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में जो भी हम स्टॉक्स लेके आते हैं, मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% स्टॉक, लेकिन अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। कोई 10%, कोई 15%। अब क्या है कि ये बहुत ज्यादा वाले स्टॉक है, कुछ दिन में क्या होगा कि मेरा भी लिमिट जब खत्म होगा फिर मैं 20% वाले भी बताना शुरू करूंगा, 10% भी, तो इस तरह का भी आता है। लेकिन सारा बढ़िया है। ठीक है, आपको अगर आप एक रफ आइडिया हो कि लोग आखिर साल में ट्रेडिंग से कितना बनाते हैं, तो आप जाके ना ट्विटर पे बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि वेटरन ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, सबसे जाके आप सबका अपना अपना जो पीएनएल है चेक कर सकते हैं। या बहुत लोग जो भी क्लेम करते हैं, बड़े बड़े लोग, कि हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनका आरओआई चेक कीजिए। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो उसपे मेरा कितना परसेंटेज आया। ठीक है, अगर 30% आया तो 30,000 हो गया। ठीक है, अब कोई 1 करोड़ लगा रहा है और वो बोल रहा है कि भाई मैंने 10 लाख रुपए कमाए, तो वो 10% होता है। ठीक है, तो अब साल में वो कितना कमा रहा है वो डिसाइड होगा आरओआई से। अगर उसका कोई किसी का कैपिटल 1 करोड़ है, मान लीजिए कोई बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, लेट्स से कि बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स आप लोग जानते होंगे थ्रू सोशल मीडिया, और वो बोलता है कि मैंने साल भर में 20 लाख रुपए कमाए है। ठीक है, कोई बोल रहा है 1 करोड़ कमाया और उसका कैपिटल ही 10 करोड़ है, फिर तो उसने केवल 10% कमाया ना। तो आप जाके एक बार खुद से रिसर्च कीजिए, देखिए कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से कितना आरओआई जनरेट कर पा रहे हैं, इंट्राडे से कितना जनरेट कर पा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग से कितना जनरेट कर पा रहे हैं। तब आपको एक मतलब कि बेटर जजमेंट करने को मिलेगा। क्योंकि मैं अपना कोई यहाँ पे कंक्लूजन नहीं देने वाला हूँ कि कौन बेटर है, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं और अपनी वीडियोस पे वापस आते हैं और देखते हैं कि जो पिछले वीक हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनमें क्या रहा। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था, पिछले वीक 2 हॉलीडेज हमको मिली। ये वीडियो भी फ्राइडे को मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज गुड फ्राइडे का हॉलीडे है और मंडे को होली की छुट्टी थी। तो बेसिकली मार्केट 3 दिन ही चला है। तो इस 3 दिन में कितना मूव आया किसी स्टॉक में, हम देखते हैं।
ठीक है, कहीं कोई स्टॉक फॉल तो नहीं किया जहां से होना चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड फॉल तो नहीं आया, यार वहीं पे है जहां पे था, अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है, या एंट्री लेने के बाद भी कुछ ज्यादा मतलब कि उसमें मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि 3 दिन का ही मार्केट था, 2 दिन कम हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो लास्ट वीक हमने जो पहला स्टॉक डिस्कस किया था वो था शांति गियर्स का। शांति गियर्स हमने क्यों लिया था, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, और पुल बैक वाला पैटर्न देखने को मिल रहा था, मतलब कि वहां पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, मतलब कि रिट्रेसमेंट के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसीलिए हमने इसको कंसीडर किया था, ये ऊपर जा सकता था, और इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, जो ट्रेंड का जो यहाँ तो ऐसे तो बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, या चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में बोलते हैं हम। नॉर्मली हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ से मतलब इसका ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया, सीधी सी बात है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो इसमें अच्छा खासा हमको वॉल्यूम देखने, डिसेंट वॉल्यूम देखने को मिला था, तो इससे एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे गया, ब्रेकआउट हुआ, उसमें छोटा सा रिट्रेसमेंट भी आया 1 से 2 दिन, फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो जिन भी लोगों ने इंस्टेंट एंट्री बनाई होगी उनको भी कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं थी, और जिन्होंने नहीं बनाई वो अभी भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा रख लो कि 554 पे तो ये क्लोज ही हो गया है, तो 554 पे आप आराम से चाहो तो एंट्री बनाई जा सकती है अभी, ठीक है। मतलब टारगेट बेसिक रहेगा ये 640 जो इसका हाई है, यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। और आपको पता ही है कि अभी इनिशियल आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो इसके नीचे नहीं जाने देना है, अगर अभी भी एंट्री करते हो तो, जो कि है आपका 480, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक था हमारा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस का, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें भी मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल था, और वही वीकली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक पैटर्न था। अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गया था, जो भी इसका मतलब कि जो डाउनसाइड का ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट हो गया था। तो वहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर किसी ने इंस्टेंट एंट्री की भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मतलब ये इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट ही नहीं आया, अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक था हमारा सैलजर इलेक्ट्रॉनिक्स का। सैलजर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखने को मिला कि ये एक तरह से अभी रीटेस्ट करने के मूड में था, अभी ऊपर जाके ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने आया था। तो इसमें अगर हमको नेक्स्ट टाइम कभी भी एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है इस साइड, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए, हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है अभी भी, ठीक है। जब तक बुलिश कैंडल नहीं देखने को मिलेगी अभी एंट्री नहीं बनानी है। फिर नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट्स का, जो कि डी मार्ट है। इसमें हमको देखिए अच्छा मूव मिला है इवन उसके बाद ही, और मैं इसीलिए बोला भी था, मैं बोलता भी रहता हूँ कि देखिए अगर आप चाहे तो इंस्टेंट एंट्री बना सकते हो, और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। कि मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि आपको मतलब कि यहाँ से और प्राइस और ऊपर शूट कर जाता है, ठीक है, तो वहां पे आप मौका खो देते हो एक एंट्री बनाने का। हो सकता है कि अभी आके फिर से यहाँ मतलब कि इसमें एक रिट्रेसमेंट मिलेगा और फिर से दोबारा से एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ भी अगर किसी ने बनाई होती तो यहाँ चला जाता, और इन केस इसमें कोई रिट्रेसमेंट अभी शुरू हो जाता आपके एंट्री लेने के बाद ही। जैसे मैंने बताया कि 20 EMA का जो हमारा डिमांड जोन है, डायनेमिक डिमांड जोन है, उसको फॉलो करने को, जो कि ऐसे ऐसे चल रहा होता है, और उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, बस वहां पे आके फिर से दोबारा से वो मतलब कि ट्रेंड उसमें फिर से कंटिन्यू हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, जो भी बोल सकते हैं आप। तो उस तरह से ले सकते हैं। तो इंस्टेंट एंट्री बनाना भी सेफ था, और उसके लिए एक सेफ्टी नेट बताया हुआ था हमने। तो इसमें अभी क्या है कि जिसने भी इंस्टेंट एंट्री ली होगी वो 6% के अराउंड मूव मिला, और जिसने नहीं ली तो अभी तो रुक जाइए, इसके तुरंत अब एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि ये ठीक ठाक ऊपर जा चुका है। यहाँ पे अगर इसका हम इनिशियल अभी जो करंट सपोर्ट अगर हम मानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जा चुका है, तो इसके 50% तक मोस्ट प्रोबेबली कभी अभी रिट्रेसमेंट अगर आता है तो वहां पे एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडस टावर्स। इंडस टावर्स में क्या था कि हमने ये जो स्टॉक था ये ब्रेकआउट हुआ नहीं था, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट था, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट होता है तो उसमें चांसेस बन सकते हैं। तो वहां से देखेंगे, जहां से बताया तो वहां से लेके अभी तक 7.33% ऊपर चला गया, ब्रेकआउट भी हुआ, ऊपर भी उसके चला गया, तो ये भी ठीक था। इसमें भी चाहे तो एंट्री अभी भी बना सकते हैं, ठीक है, वैसी एंट्री उसको लेके चलना पड़ेगा। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे लेके चलना पड़ेगा, अगर जो लोग नए हैं उनको अगर मतलब कि अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है। तो बेसिकली ये 20 EMA का एक हाई है और एक ये लो है, ऊपर वाली लाइन हाई है, नीचे वाली लो है, आपको उस तरह से प्लॉट कर लेना अपने चार्ट पे। ये लाइन को आपको एक सपोर्ट की तरह यूज करना है, ये जो जोन है, ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, इसको एज ए सपोर्ट यूज करना है। आपने तुरंत एंट्री ले ली, अगर प्राइस यहाँ तक आता है टेंशन फ्री रहना है,
जब तक ये नीचे वाली लाइन को ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है। अगर नीचे वाली लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है तो आपका वो स्टॉप लॉस माना जाएगा, आपको एग्जिट कर जाना है। अदरवाइज इस जोन में आके प्राइस यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ऊपर चला जाना शुरू करता है, फिर आपको बने रहना है उस स्टॉक में। इसी तरह से होल्ड करके भी चल सकते हैं। अगर किसी को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, फिर इसी की जगह 20 की जगह 50 EMA लगा लो। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में होल्ड करके चलना है, मान लीजिए 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने के लिए, तो 20 EMA ठीक काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ही मैं बता रहा था करने को, जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि क्या करना है। तो ये हो गए हमारे पिछले वीक के सारे स्टॉक्स। अब देख लेते हैं इस वीक कौन कौन से स्टॉक है मेरे पास। तो इस वीक हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का। टीटागढ़ वैगन बनाने वाली कंपनी है, PSU है, ठीक है। मतलब रेलवे का स्टॉक है। तो रेलवे में आपको पता ही है कि मोनोपोली है, रेलवे में कोई प्राइवेट प्लेयर तो है नहीं, ठीक है। कुछ मतलब कि डायरेक्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसी टाइप के प्रोडक्शन में, तो ये हमारा टीटागढ़ भी PSU है। और इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें अप ट्रेंड में तो था ही, ये हायर हाइज बना रहा था, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ है कि एक अच्छा खासा इसको एक स्टीप रिट्रेसमेंट देखने को मिला, जिसको हम पुल बैक भी बोलते हैं। कहाँ पे? ये वीकली टाइम फ्रेम है, जो अभी मैं सामने आपके खुला हुआ है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर इसमें एक रिट्रेसमेंट आया, प्रॉफिट बुकिंग होती है बेसिकली वो। उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इसका एक प्रीवियस हाई था, ये जो रेंज था, ये एक हाई बना हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट जो किया था, वो अब क्या कर रहा है, एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली तो फ्लिप जोन बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए सपोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हैज टर्न इनटू अ सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट में बदल गया जो रेजिस्टेंस था इसका, ब्रेकआउट के बाद ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट पे आने का क्या देखने को मिल रहा है हमको, सपोर्ट को हिट करने के बाद इसमें एक बाउंस ऑफ देखने को मिल रहा है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम इसको थोड़ा और क्लोजर व्यू के लिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम हमको क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था डेली टाइम फ्रेम पे। इससे पहले भी एक दो जगह वहां से रेंज क्रिएट हो रहा था, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर ये ऊपर गया, फिर वहां से फिर इसमें एक रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है। तो कुछ वीक्स से इसमें रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब जब वापस आ रहा था तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो जोन है, इसके अराउंड इसको यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। कि रिजेक्शन बाय होम, रिजेक्शन बाय बायर्स। अब बायर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई इसके नीचे हम तुमको प्राइस लेके नहीं जाना चाहते, अब यहाँ से हम प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना। खैर इसका वॉल्यूम अभी उतना नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे कैंडल बना के ये जो इसका एक जो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन था, उसका ब्रेकआउट कर दिया। बेसिकली उसका ब्रेकआउट कर दिया, तो अब चांसेस यही बनते हैं कि दोबारा से आपको यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम इस टाइप का ट्रेड लेते हैं, जो कि ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, ये आपका पुल बैक ट्रेड बोला जाता है। बेसिकली पुल बैक हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन हम जो ट्रेड ले रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम 20 EMA वाला जो ये स्टॉप लॉस है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं बताता हूँ उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम फॉलो करेंगे जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है, वो हमारे स्टॉप लॉस का काम करेगा, ये जो है। तो ये देखिए, ये वीकली पे अप्लाइड था, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और चाहे तो इंस्टेंट एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेंज में रहा, दोबारा आके फिर ऊपर जाना चाहा, यहां से अगर वापस घूम जाता है तो भी आपको बने रहना है। जब तक 800 के नीचे, 800 के लेवल के नीचे निगेटिव ब्रेकआउट ना हो जाए या ब्रेकडाउन ना हो जाए, तब तक आपको इसमें बने रहना है। और आपका इनिशियल टारगेट जो भी है, बेसिक टारगेट यहाँ तक रखना है 1200। तो इस तरह का जो सेटअप होता है हम इस तरह से ट्रेड करते हैं। इसमें हमारा रोल नहीं आएगा ज्यादा, और इसका 20 EMA का रोल उसी कंडीशन में आ सकता है कि यहाँ थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी यहाँ भी रिट्रेसमेंट अगर देखने को मिलता है, तो हमको इंस्टेंटली एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि हमको ये वाला टारगेट हिट करना है। तो फिर हम होल्ड करके चल रहे हैं, और यहाँ से ऐसे 20 EMA आ रहा है, 20 EMA में दिखा चुका हूँ। फिर हमको यहाँ पे वेट करना है कि और ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ के नीचे ब्रेक नहीं करता है और ऐसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होकर फिर ऊपर जाना शुरू करता है, तो हमको यहाँ तक टारगेट लेके चलना है। 1200 से 1240 के बीच में कहीं भी आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा ग्रेविटा इंडिया का, ठीक है। ये एक्चुअली माइनिंग और मिनरल्स वाली कंपनी है। तो इसका जो फाइनेंशियल्स है वो ठीक ठाक है, अगर आप फंडामेंटल्स मतलब जानना चाहते हो तो। वैसे तो हमको टेक्निकल ही इसमें कवर करते हैं हम। तो अभी माइनिंग एंड मिनरल कंपनी हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये वीकली चार्ट है हमारे सामने जो खुला हुआ है, ठीक है। इस पे भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है, वहां से फिर जाके एक
हायर लो बना रहा है और पुल बैक, इसको पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है पुल बैक है। अब पुल बैक तो हो गया। अब पुल बैक का ये जो एक डाउन ट्रेंड था, ये हमको तो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड की तरह दिखेगा। आज सारे स्टॉक आपको इसी टाइप के दिखने वाले हैं। तो इस तरह का डाउन ट्रेंड जो था, वहां पे क्या हो रहा है, हमको देखने को मिल रहा है कि उसका ये जो ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर टाइप से समथिंग, ठीक है। तो इसको भी हम डिकोड करते हैं कि हर जगह इसको अगर हम चाहें, अगर ये डेली टाइम फ्रेम का हमारा चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम पे उस दिन इन्वर्टेड हैमर टाइप का देखने को मिल रहा है और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो एक नजर आपको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो फिर निगेटिव है, इसमें मतलब ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया, ऊपर जा नहीं पाया और ये जो ये वॉल्यूम है ये सेलर्स का है। लेकिन अगर मैं आपको इसका 15 मिनट का चार्ट खोल के दिखाऊंगा उस दिन का, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप भी चाहो तो इस तरह का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। आप जितना चार्ट को स्टडी करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलता जाता है। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या है, इस जो कैंडल एक दिन की बनी है इसके अंदर में क्या चल रहा है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो कैंडल बनी हुई है, जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो लाइन है ना, ये ब्रेकआउट वाली है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 15 मिनट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, ठीक है, जिसमें ही दबा के वॉल्यूम आया और वॉल्यूम बेसिकली बायर्स का है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वहां से एक करेक्शन आया, एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ आया और ये एकदम से दूसरे दिन भी इसमें मतलब कि कोई प्राइस में मूवमेंट ही नहीं था। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि बायर्स अभी भी डोमिनेंट है और ये जो हमको देखने को मिल रहा है कि ऊपर से प्राइस नीचे आया है, ये बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग है और मतलब कि रिट्रेसमेंट है ये। अगर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, अगर मान लीजिए कि वो जो कैंडल हमने वहां देखा डेली टाइम फ्रेम पे, इस टाइप की कैंडल थी, ठीक है, इसमें ऊपर से अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा था, नीचे था, माफ कीजिएगा ये बढ़िया बना नहीं है। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोल के देखते वो कैंडल, अगर उसमें हमको इस तरह से दिखता कैंडल कि एक बहुत तेजी से प्राइस ऊपर गया और तेजी से नीचे भी आ गया, एक बड़ा सा रेड कैंडल भी देखने को मिल जाता, तब हम ये बिलीव करते कि हाँ भाई इसमें ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है। लेकिन ये जो अगर हम खोल के देख रहे हैं तो इसमें हमको सेलर का प्रेशर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेफ है कि यहाँ भी एंट्री की जा सकती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ एंट्री मिल जाए तो भी वेल एंड गुड है। तो अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगा कि ये इसमें ये जो ऊपर से आया है, ये जो मतलब वो आप ऊपर का विक बना है, इसमें बेसिकली कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था और ये बस प्रॉफिट बुकिंग था, मतलब एक काइंड ऑफ पुल बैक था, ठीक है। तो यहाँ पे ही एंट्री बनाई जा सकती है अगर आपको इंस्टेंट एंट्री बनानी हो तो। और इस केस में आप चाहे तो जो आपका मतलब क्योंकि ये प्राइस ज्यादा ऊपर जा चुका है, इधर यहाँ पे इधर कहीं एंट्री लेते तो आपका ये जो है स्टॉप लॉस की तरह काम करता है, ये जो सपोर्ट है। अब जबकि प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 20 EMA को यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 20 EMA यहाँ क्यों बताया, मना किया था 20 EMA यूज करने को इस टाइप का जहाँ पे सपोर्ट के नजदीक हो, क्योंकि वो 20 EMA के आसपास ही रहेगा। तो वहां तो ऑलरेडी 20 EMA के आसपास है, तो फिर तुरंत उसमें अगर 20 EMA को एज ए आप सपोर्ट फॉलो करोगे तो तुरंत उसमें आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। बट अगर ये अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा चुका है और उसके बाद से 20 EMA के नजदीक आता है, तब वो सिग्नल होता है कि भाई यहाँ से नीचे इसका जाने का मूड बन गया। अगर इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है तो अगर वहां पे जाके बेस बना के फिर ऊपर जाता है तो ठीक है, वो मतलब चलता है, ये मतलब एक नॉर्मल अप ट्रेंड है, ठीक है। आई थिंक इस बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा एंजल वन का, ठीक है। एंजल वन में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इसका जो ये 50 EMA का डिमांड जोन है, ठीक है, डायनेमिक डिमांड जोन। मैंने बोला है कि जब भी अगर आपको, वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम 20 यूज करते हैं, अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो या देखना हो कि भाई मतलब उसका कहाँ पे उसका एक डायनेमिक सपोर्ट मिल सकता है, तो 50 EMA यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से ये ऊपर गया है, यहाँ पे आके इसको 2 बार मतलब 2 वीक लगातार यहाँ से रिजेक्शन मिला है और फिर ये जो ऊपर से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था एक डेली टाइम फ्रेम पे, उसको भी ब्रेकआउट मिल गया है। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके देखते हैं। उससे पहले हम ये 50 EMA हाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो हम वीकली चार्ट के लिए ही यूज करेंगे। अगर हम वन डे पे देखेंगे तो ये कुछ और दिखेगा। तो उसकी जगह हमने क्या किया है कि एक अपना जोन ड्रॉ कर लिया हॉरिजॉन्टल। अब जैसे कि हम आ गए हैं, हमको क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद भी मतलब एक कैंडल बना है उसमें, जिसमें ज्यादा मतलब वो नहीं था। तो इसमें क्या है कि इंस्टेंट एंट्री ली जा सकती है और इसको आपको जो ये आपका करंट सपोर्ट है, इसी को स्टॉप लॉस कंसीडर करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो 20 EMA इस तरह से कहीं जा रहा होगा, तो तुरंत अगर आप चाहोगे कि 20 EMA को मैं ऐसा मानूं, तो वो
उसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है, वो मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको 2400 आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, ठीक है। और टारगेट आपका रख सकते हो ये 4000 तक का रख सकते हो, 3800 का रख सकते हो, और आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। और बहुत ऊपर जाके जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है तब आप 20 EMA को लेके आ जाना। अभी करंटली अगर मतलब एंट्री लेने के तुरंत बाद अगर प्राइस में फॉल आता है तो वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर यहाँ जाके इधर कहीं जाके फिर आता है थोड़ा सा फॉल, यहाँ से 20 EMA को आप लगा देना, वहां पे देखेगा बेस बना के फिर ऊपर चला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, गारंटीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दीपक फर्टिलाइजर्स का। अब ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें एक्चुअली में आप देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है, क्योंकि ये बेहतर स्टॉक है। किसी को लॉन्ग टर्म अगर होल्डिंग के लिए चाहिए तो इसमें पोजीशन बना सकता है, और ये बहुत सही पॉइंट पे आके क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये बेसिकली ये अप ट्रेंड में तो था ही। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें मंथली पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये इसका एक प्रीवियस हाई था जिसका ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है, 2022 में, 2022 के जनवरी में ब्रेकआउट हुआ था। वहां से ये काफी ऊपर गया, हाई बनाया, 1000 तक गया। वहां से फिर इसमें एक रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ, एक पुल बैक बनना शुरू हुआ, फिर यहाँ लगभग करीब आया, यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर था, ठीक है। ये जो इसका जो करंट आप बोल सकते हैं जो सपोर्ट है, इसके थोड़ा ऊपर ही था, वहां पे से ऊपर ये जाना शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये नीचे आना शुरू हुआ। और अभी आके हमको देखने को मिल रहा है कि इसका सपोर्ट था वहां पे आके क्लोज हो रहा है, उसमें एक ऐसे हैमर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि सपोर्ट पे हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है तो इसके मायने कुछ अलग होते हैं, ठीक है। बीच में कहीं हैमर पैटर्न बन जाए तो मैंने दिखाया है कि आपको इस तरह से क्लोजर व्यू जाके देखना है माइक्रो टाइम फ्रेम पे कि क्या एक्चुअली में हुआ है उसके अंदर। अगर डेली का कैंडल है तो उसके अंदर भी देख सकते हैं। ये हमारा तो मंथली का कैंडल है, खैर तो इस पे हम नहीं जाते हैं। हम अपने जो एंट्री का क्राइटेरिया है वो काफी लॉजिकल रखने वाले हैं, अभी तुरंत एंट्री इसमें नहीं लेनी है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये हमारा दीपक फर्टिलाइजर्स का मंथली पे इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम स्विच करेंगे वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाने वाले हैं। हमको यहाँ पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को बेस मान के चल रहे हैं तो हमको जो ट्रेड लेना होगा वो वीकली पे लेना होगा। तो हम इसके लिए हो सकता है 1-2 वीक भी वेट करना पड़े। तो आपको हमेशा कभी भी इंस्टेंट एंट्री वाले कोई भी स्टॉक मतलब ज्यादातर बहुत बनता है उसमें, लेकिन थोड़ा इस तरह के स्टॉक भी बताने जरूरी है जिसमें अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3-4 महीने हो तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक इसमें डाउन ट्रेंड था, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन एक बनी हुई है डाउन ट्रेंड की। अब हमारा ट्रेड एंट्री कब होगा इसमें, जब भी जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा। हो सकता है कि 1 वीक या 2 वीक में अगर इसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है। और दूसरा एक मैं आपको फंडामेंटल रीजन भी इसका बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मतलब कि क्यों इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फंडामेंटली इसमें न्यूज आ रही है कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, मतलब कि जो भी इस कंपनी के मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन्होंने भी पोजीशन अपने बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हम बढ़िया स्टॉक कम दाम पे ले लें। अब उनको खुद का ही स्टॉक जो है कम प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि मंथली मतलब कि सबसे लो पे चला गया है, जो कि अभी करंट लो है इसका। मतलब पिछले इसका ऐसे पहले और भी लो था, तो यहाँ कभी नहीं आने वाला। हमेशा क्या होता है कि लॉजिक ये रहता है कि इसको हम फेयर वैल्यू पे खरीदें। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें अप्लाई करके, इसमें मैंने 50 EMA अप्लाई किया और आपको क्या दिख रहा है, आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। ये मंथली टाइम फ्रेम पे 50 EMA काम कर रहा है। तो ये जो 50 EMA का जोन होता है ना, इसका देखिए लो पे ही सीधे यहाँ आके हिट करने के बाद ये ऊपर गया है। तो ये काफी बढ़िया काम करता है आपका फेयर वैल्यू पता करने के लिए। तो इसका जो फेयर वैल्यू है ये 50 EMA के जोन के अराउंड ही है। इसका जो लो था वहां तक प्राइस आया और यहाँ से फिर से अब ये रिवर्स कर रहा है, ठीक है, यहाँ से बाउंस ऑफ हो रहा है। तो ये कारण है कि ये वाला स्टॉक मैं लेके आया हूँ आपके इस स्विंग स्टॉक्स वाले में। बेसिकली हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम में डील करते हैं, लेकिन इस बार हम मंथली और वीकली में डील करेंगे क्योंकि स्टॉक्स बढ़िया है और इसके प्रमोटर खुद इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो कोई ऐसी कंपनी में बाइंग नहीं करेगा जिसका प्राइस ऊपर ना जाना चाहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में इसमें काफी अच्छा रिट्रेसमेंट आ चुका है
अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिटेलर्स के लिए होता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो यहीं पे अपना पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस को लेके ऊपर जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन ऐड करते हैं कि भाई अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तो हम एक रिटेलर को एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि हम क्या है, हमको एक एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जो मतलब कि इंस्टीट्यूशन है वो लोग तो खुद ही रूल बनाते हैं, तो उनको पता है कि हमको किस दिन लेके जाना है, तो वो उस दिन लेके चले जाएंगे। तो करेंटली अभी आया है कि न्यूज में कि ये इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रमोटर्स हैं, उसमें पोजीशन बनाए जा रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो इसमें हम जिस तरह से मैंने बताया है, ब्रेकआउट जिस दिन होगा, जहां भी हो, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा हमको दिखना चाहिए कि भाई ब्रेकआउट जैसे थोड़ा सा हेल्दी, जिस भी वीक की कैंडल थोड़ी हेल्दी बनेगी उस दिन इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा SCI का, शिपिंग सीपी इंडिया का, ठीक है। तो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है बेसिकली। इसमें भी हमको वीकली टाइम फ्रेम हम लेके देख रहे हैं, और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें भी वही अप ट्रेंड है वीकली पे। यहाँ पे एक हायर हाई बना, फिर उससे बहुत ऊपर जाके एक अच्छा मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाके एक हायर हाई बना, ठीक है। उसके बाद से इसमें पुल बैक बना। पुल बैक का कितना वॉल्यूम अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये तो वॉल्यूम घटता जा रहा है। तो ये एकदम आइडियल पुल बैक की निशानी है कि वॉल्यूम आपका घटता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें एक तो यहाँ पे हमको मिला था ग्रीन कैंडल देखने को, और यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये अपने 50 EMA के आजू बाजू ही है, उसको एकदम से टच नहीं किया है। कभी कभी होता है कि थोड़ा ऊपर से भी मतलब रिवर्स कर जाता है, तो फिर भी हम एक सेफ्टी के साथ ही इसको ट्रेड करेंगे। मैं बताता हूँ किस तरह से ट्रेड करना है। हम सीधे पहले हमको ये समझ लेना है कि भाई ये पुल बैक है, एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक बना है। देखिए अगर आप वॉल्यूम का ट्रेंड देखेंगे तो ये पुल बैक बन चुका है। अब हमको क्या करना है कि इसमें एंट्री लेनी है, कि अब ये ऊपर जाना शुरू करे तब हम इसमें एंट्री लेना शुरू करेंगे। दोबारा से जब इसमें एक मतलब कि मोमेंटम बने ऊपर जाने के लिए, तब हम एंट्री अपनी प्लेस करेंगे। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। काफी सिंपल है। हमको ये मैंने ट्रेंड लाइन खींच दिया है, ये ट्रेंड लाइन के पास आके क्लोज हुआ है। नेक्स्ट स्टेट जब भी आपको या कभी भी इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, इसको आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 190 जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, और बहुत ऊपर जाने के बाद फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 EMA को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एंट्री बना सकते हैं, और आपका इनिशियल टारगेट 280 रख लीजिए, 280 290 के बीच में रह सकता है। तो ये थे सारे हमारे इस वीक के स्टॉक्स। आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आज की वीडियो में बताई आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, बेशक आप कमेंट्स में अपना जो क्वेरी है आज की वीडियो से रिलेटेड, कुछ मतलब इधर उधर की बातें नहीं, आप लिख सकते पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके कमेंट्स पढ़ के उसको एड्रेस कर दूं। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।